नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सियासत के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले चुनाव पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। बीजेपी इस चुनाव में 300 सीटों का टारगेट लेकर चली है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम यूपी के चुनाव में 100 सीटों पर दावेदारी पेश करने जा रही है। इस बात की जानकारी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई और पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश हम आ रहे हैं। वहीं रिपोर्टों की माने तो एआईएमआईएम द्वारा राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी इलाके में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की पूरी संभावना है। राज्य में पार्टी अध्यक्ष शौकत अली ने एक बयान में कहा था कि उनकी पार्टी का एजेंडा है कि मुसलमानों का विकास उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो दूसरों के विरोधी हैं। साथ ही यह जानकारी भी दी कि उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने पंचायत चुनाव के दौरान भी यह कहा था कि एआईएमआईएम छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो अगर यूपी में एआईएमआईएम अपनी तरफ से चुनाव लड़ती है तो योगी के किले पर कितना असर पड़ने वाला है और मुस्लिमों को अपना बेस वोट बैंक मानने वाली एआईएमआईएम के मैदान में उतरने से सपा और बसपा पर कितना असर होने वाला है, सब कुछ समझने की कोशिश अगले 1 घंटे की चर्चा में हम करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। किस तरह से सियासी समीकरणों पर यह पार्टी असर डालेगी, यह जरूर समझने वाली बात होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके यह पूरी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं हम। छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके पार्टी मैदान में उतर सकती है। 2017 के चुनाव में भी एआईएमआईएम ने अपनी किस्मत आजमाई थी और 2017 के चुनाव में इनको सिर्फ 0.2% वोट मिले थे। पंचायत चुनाव में एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसा इनका दावा है और एआईएमआईएम के समर्थित तमाम उम्मीदवारों को यहां पर जीत मिली थी। मुस्लिम बहुल इलाके में भी यह खासा असर डाल सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 75 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ही प्रमुखता के साथ मायने रखता है। इस लिहाज से अगर ओवैसी की एंट्री होती है तो निश्चित रूप से यह बड़ा असर डाला जा सकेगा। इससे समाजवादी पार्टी को भी झटका लगेगा, बीजेपी को भी इसमें नुकसान हो सकता है, कांग्रेस का भी वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकेगा और जो सपना बीएसपी लगातार देख रही कि दलितों के साथ मुसलमानों को जोड़कर एक नया समीकरण वो गढ़ पाएंगे, इसमें भी सेंधमारी हो सकती है। तो बहुत जरूरी है आज इस पूरी घटनाक्रम का यहां पर मूल्यांकन करने की, इस पर मंथन करने की, क्योंकि तमाम पार्टियों का हित इस ऐलान के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर ओवैसी सेंध लगाने में कामयाब हो गए तो ये मानते हैं राजनीतिक पंडित कि इससे फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि जो गठजोड़ मुस्लिम वोट बैंक का अन्य पार्टियों के साथ विपक्ष में हो सकता था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा एआईएमआईएम की तरफ, जिससे बीजेपी लाभ उठा ले जाएगी। जो प्रबल दावेदार होंगे वो हार सकते हैं और इससे जो सत्ता पक्ष है उसको निश्चित रूप से 2022 में फायदा होगा। तो अब इसके क्या सियासी मायने हैं ये समझने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश हम आ रहे हैं। आपको बताएं कि एआईएमआईएम द्वारा राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की पूरी संभावना है। राज्य पार्टी अध्यक्ष शौकत अली ने एक बयान में कहा, हमारा एक ही एजेंडा है जो कि मुसलमानों का विकास है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम दूसरों के विरोधी हैं। हमने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। हम अच्छे उम्मीदवार चाहते हैं, जरूरी नहीं कि केवल मुसलमान ही हो। बिहार में सफलता के बाद आपको बताएं कि एआईएमआईएम की नजर उत्तर प्रदेश पर लगातार गड़ी हुई है। एआईएमआईएम ने 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको उस समय केवल 0.2% ही मतदान मिले थे। यूपी में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा था। पार्टी द्वारा समर्थित 24 उम्मीदवारों ने पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है। आपको बताएं कि पिछले साल नवंबर में हुए बिहार के चुनाव में एआईएमआईएम की शानदार शुरुआत ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा और मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें इन्होंने जीती थी, जिनमें से अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज सीटें थीं जो कि बिहार में इन्होंने जीती। इसके बाद से ही लगातार एआईएमआईएम उत्साहित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 403 सीटों में से 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का सीधा असर देखा जाता है। तो यह निश्चित रूप से गंभीर बात है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में होती है तो ये 75 सीटें किसी भी पार्टी के लिए संकट पैदा कर सकती हैं। अगर वोट बैंक किसी और तरफ शिफ्ट हो गया तो जो सपना लेकर लगातार सपा चल रही है, बसपा चल रही है, कांग्रेस है और बीजेपी को भी उम्मीद है कि हमने तमाम ऐसे काम किए हैं जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक अब उनकी तरफ शिफ्ट होगा, इन सभी मंसूबों पर पानी फिर सकता है।
तो जो समीकरण है उसको खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर ओवैसी निभा सकते हैं। और अगर इनको यहां पर कुछ सीटें मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से ये भी एक क्षेत्रीय दल के रूप में अपनी पहचान को यहां पर गढ़ पाएंगे। जिस तरह से बसपा और सपा की बात की जाए, ज्यादा सीटें अभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक ताकतवर पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में हैं। कांग्रेस के पास भी ज्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कांग्रेस की तैयारी 2022 को लेकर पूरी तरह से है। कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में उतरने वाली है। तो अगर 2022 का चुनाव ओवैसी साध ले जाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और दमदार पार्टी के रूप में अपने आप को ये विकसित कर पाएंगे। तो तमाम समीकरणों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे, किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, किसका समीकरण बिगड़ेगा, किसका समीकरण इससे सधेगा, बीजेपी को इससे फायदा होगा या बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरह की उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि हम भी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। अगर ओवैसी आ जाते हैं तो वो वोट बैंक उस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि बहुत ही बेबाक बात के लिए, बेबाक विचारधारा के लिए इनकी पार्टी जानी जाती है। खुलकर बोलते हैं और कहीं पर भी ये इस चीज से घबराए नहीं। चाहे बिहार चुनाव के आप इनके तमाम संबोधनों को उठाकर देख लीजिए ओवैसी के, ये खुलकर ध्रुवीकरण की बात अक्सर करते हैं और जिसके चलते इनकी तरफ वोट बैंक शिफ्ट होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, आपको एक बार पहले मैं उनसे रूबरू यहां पर करा देता हूं। हमारे साथ विजय खेड़ा होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। साथ ही हमारे साथ विनय कुमार सिंह होंगे, प्रवक्ता सपा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ योगेश कुमार होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर होंगे, और साथ ही प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे। यहां पर उनका भी पक्ष जानना बहुत जरूरी होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर किस तरह से समीकरण यहां पर साधे जा सकते हैं। विजय जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ओवैसी की एंट्री के बाद आपकी पार्टी में कुछ अब रणनीतिक परिवर्तन होगा, या जिस तरह की तैयारी आप पहले करके चल रहे थे उसी तरह से आपकी रणनीति बनती रहेगी, उसी तरह का आपका रोडमैप रहेगा? ओवैसी के आने से हमारे यहाँ 0% न कोई परिवर्तन होना है, न हमें उनके आने से कोई खुशी है, न हमें कोई गम है। उन्हें जहाँ आना है आए, जहाँ लड़ना है लड़े। सवाल सिर्फ ओबीसी के बीच में उनके और सपा के बीच की लड़ाई का है। जो कट्टर मुस्लिम वोट है, जो हम जानते हैं जो कट्टर मुस्लिम वोट है, वो वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। बीजेपी को वही वोट मिलता है जो समझदार मुस्लिम है, जिसको अब पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हिंदू मुस्लिम को एक जैसा समझा जाता है। वो मुस्लिम वोट जो 3 तलाक और कई बातों की वजह कारण अब भाजपा की तरफ झुका है, वो काफी कम परसेंटेज है और वो रहेगा ही रहेगा। वो जा नहीं सकता कभी भी, क्योंकि जो राष्ट्रीय विचारधारा से वो स्रोत है, उन्हें कट्टरता से कुछ लेना देना नहीं। अब रहा कट्टर मुस्लिम का सवाल, तो खाली फर्क इतना ही है सपा में और ओवैसी जी की पार्टी में। ओवैसी जी कट्टर मुस्लिम को लेके आते हैं और वो कह रहे हैं मुसलमानों का वो विकास करेंगे। हाँ, करेंगे वो विकास, उनका एजेंडा है, लेकिन सपा का भी एजेंडा यही है कि वो मुसलमानों का विकास करेंगे, प्लस उसमें इतना सा जुड़ा हुआ है कि बाकियों का सत्यानाश करेंगे। बस यही फर्क है सपा में और ओबीसी में। ओबीसी उनका विकास करेंगे तो वो तो जो होना है वो होना ही है एनडीओ के खिलाफ, लेकिन इनका एजेंडा है मुसलमानों का विकास करेंगे, उनके साथ रहेंगे, बाकी गैर मुस्लिमों का इनको सत्यानाश करना है, ये तय करके बैठे और करते आ रहे हैं। ये प्रमाणित कई बार कर चुके हैं इस बातों को, कि जिस तरह से इन्होंने मदरसों को मदद दी, जिस तरह से उन्होंने गोलियां चलवाई राम सेवकों पर, जिस तरह से इन्होंने हज के लिए हाउस बनवाया और बाकी लोग मरते रहे, कुछ भी होता रहा, कोई मतलब नहीं इनको। तो फर्क पड़ने वाला है सपा को और कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट उनको भी मिलते हैं। भाजपा को इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि कुछ मुस्लिम वोट भाजपा को देंगे ही देंगे, चाहे कोई करे। वो भाजपा से बिल्कुल जुड़े हुए, आज तक हटे नहीं है। 23% मुसलमानों की है, तो भाजपा को भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला, सपा को भारी फर्क पड़ेगा ओबीसी जी के आने से। और आते आते समय तक हो सकता है कि सपा ओबीसी जी के चरणों में तो नहीं बोलूंगा, हाँ उनके साथ जोड़ के साथ एका कर सकते हैं, ये संभावना है। क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम वोटों की दम पर ही या अपने खुद के रिश्तेदारों की वोटों की दम पर ही इतना करते हैं और बोलते हैं। सपा का आपने अगर इतिहास देखा होगा तो 1 सेकंड में मैं बता दूं, बराबर 2012 के बाद 2012 में भी 29% वोटों पर सरकार बनी थी, ओनली 29% वोट। देन जवाहर जम्बाई का जो बन गया था इनका एक गुट, उसके बाद इनका जो हालत हुआ, अगले चुनाव में 22% आया, उसके अगले चुनाव में 21% आया और उसके बाद
अब की बात 18% पर पहुंच गई। इनका तो हैरान है, खेल खत्म होने वाला है। मायावती जी जरूर बीच बीच में आपने देखा होगा चुनावों में रिबाउंस बैक करती हैं, वो खत्म हो जाती है फिर खड़ी हो जाती है, खत्म हो जाती है फिर खड़ी हो जाती है। संभव है कि वो सपा को बड़ा भारी नुकसान मायावती को पहुंचाए, चाहे वो समझौता करे किसी से। लेकिन विजय जी, जिस तरह से आपका भी मूल्यांकन, पहले मुझे याद है आपने एक बार मूल्यांकन किया था, एक बहस के दौरान ही आपने बताया था कि जिस तरह से हम तमाम ऐसे कानून लेके आए जो कि मुस्लिमों के हित में थे, जिससे कि मुस्लिमों को सीधा फायदा हुआ है, तो मुस्लिम वोट बैंक अब बीजेपी की तरफ आएगा क्योंकि मुस्लिम अब बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो वोट बैंक की उम्मीद आप लगातार पहले मान के चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनके आने से छिटक सकता है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये वो मुस्लिम वोट है जो प्रोग्रेसिव माइंडेड है, एक या जिनको इन कानूनों से लाभ हुआ है वो। लेकिन जो आमतौर से जो भाषा में लोग यूज करते हैं, जो भाषा मौलवीज की और इन लोगों की, तो अगर उस भाषा को बोले तो वो जिन कट्टर मुसलमानों की जमात तैयार करते हैं, उन्हें ना देश हित से मतलब, ना राष्ट्र हित से मतलब, ना प्रदेश हित से मतलब, ना मुसलमानों को विकास से मतलब, लेकिन वो ऐसी एक जमात जो तैयार करते हैं वो तो कभी आ नहीं सकती इस तरफ। वो तो वहीं जाएगी जहां कोई भी मिलजुल कर सपा या ओवैसी जी के साथ जाएगी। वो जमात तो नहीं रहने वाली। लेकिन प्रोग्रेसिव माइंडेड मुस्लिम जो हमारे साथ है वो कभी जा ही नहीं सकता छोड़ के। जो समझ गया मोदी शासन को, योगी शासन को, वो नहीं जाएगा। जो शांति प्रिय है, जो राष्ट्र प्रिय है, वो नहीं जाएगा। बिल्कुल। योगेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। योगेश जी, आपको क्या लगता है कि जब ओवैसी की एंट्री होगी, इससे समीकरण किसका सबसे ज्यादा खराब होगा? इससे क्या बीजेपी को लाभ हो सकता है क्या? क्योंकि बीजेपी अक्सर आश्वस्त सी दिखाई दी है जब जहां जहां ओवैसी की एंट्री हुई है। आप अगर बिहार को देखेंगे, बीजेपी बिल्कुल खुश थी। अगर आप बंगाल को देखेंगे तो भी बीजेपी बिल्कुल खुश थी कि चलिए अच्छा है, कोई तो आया जो कि वोट बैंक को कहीं ना कहीं काट के ले जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का सियासी समीकरण देखने को मिलेगा कि सपा को नुकसान हो जाए, बसपा को हो जाए, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंच जाए? देखिए, ये तो बड़ा ओपन सीक्रेट है कि बीजेपी के जितने भी थिंक टैंक्स हैं वो कभी मुस्लिम वोट को काउंट ही नहीं करते हैं। अब ठीक है, ये हमने नई टर्म कॉइन करी है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम, राइट? तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट है, बीजेपी ने कभी पहले भी जब चुनाव कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम है। यही मुस्लिम जो वेस्ट बंगाल में थे लगभग 30% थे, 25 से 30% के बीच में थे। अब ये जो इसका वोट स्प्लिट होगा वो जाहिर सी बात है बीजेपी को ही फायदा करेगा। बीजेपी अगर, क्योंकि अगर ये चुनाव आ जाएगा, एक तो बहुत ही हाई ऑक्टेन पोलराइजेशन का होगा, और दूसरा जो एक कोविड, एक जो हेल्थ का सेक्टर है जो हम बिल्कुल भूल गए हैं, जो हम वोटर्स की पॉलिटिकल, वो एक बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। ठीक है, ओवैसी साहब यूपी में आ गए हैं, यूपी में वो लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन मेरा मानना है बीजेपी को इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो बोरो है, जो मेन वोट है या जो प्लैंक है, वो भी उनका मुस्लिम का ही है, कांग्रेस का भी रहा है। तो अगर ये समीकरण ऐसे ही रहा तो फिर तो जो मुस्लिम वोट है वो स्प्लिट होगा। वो और उसका नुकसान जो है वो शायद बाकी पार्टी को होगा। बीजेपी थोड़ी सहज रहेगी। हाँ, ये बात जरूर है, अगर हेल्थ और कोविड मैनेजमेंट अपने आप में एक इशू बन गया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वोटर्स की, उसको हमें छोटा नहीं आंकना चाहिए। वो किस चीज को लेके सबसे ज्यादा वेव राइड करती है, सारी वोटिंग उस पर होगी। हाँ, बेसिक मैथ्स में तो हम बिल्कुल ठीक है कि ओवैसी साहब आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मुस्लिम वोट यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, बीजेपी को बहुत बड़ा चांस मिलने वाला है। बट ये एक बड़ा बेसिक गणित में मानता हूँ, अभी कई सारी चीजें होनी है पॉलिटिकली, और गया नहीं है। कोविड की यादें जो है लोगों को अभी गई नहीं है। लोग रोजगार भूल जाएंगे, सड़कें भूल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को लाशें उन्होंने खुद क्रिमेट करी हैं, जो लोग जिनको वो इलाज नहीं दे पाए, वो जो मेमोरी है वो थ्रू आउट रहेगी, वो फैक्टर होगी मेरे ख्याल से इस यूपी के इलेक्शन में। जी
बिल्कुल, तो आपने जिस तरह से अनुमान लगाया कि चलिए ठीक है, जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण तो अपनी जगह रहेंगे ही, कोरोना एक इशू बन सकता है, साथ ही क्या इसमें किसान आंदोलन भी अब मुद्दा बन सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? क्योंकि जिस तरह से ओवैसी भी लगातार जहां जहां जा रहे हैं वो किसान आंदोलन की बात जरूर करते हैं कि देखिए सरकारें ऐसी हो गई हैं कि वो किसानों को समझ नहीं रही हैं, किसानों को सुन नहीं रही हैं। तो अगर इस तरह के मुद्दे ओवैसी लेकर जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या जनता उनको महत्व देगी? देखिए, मेरा मानना है उत्तर प्रदेश को आप स्प्लिट में देखिए, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी, चाहे दोनों तरफ देख लीजिए। किसान जो है, फार्मिंग कम्युनिटी जो है, और जो फार्मिंग कम्युनिटी में एग्रीकल्चर में जो इंगेज कम्युनिटी है, उसका नंबर बड़ा स्टैगरिंग है। हम ये कहें कि सारा के सारे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सारे के सारे बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और फार्मिंग में कोई लोग ही नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर लैंड का आप ग्रोथ देखें तो आपको पता चलेगा वो 14, 15, 18, 19 वो ग्रो करा है, विच मीन्स ज्यादा खेती हो रही है, ज्यादा जगह पे खेती हो रही है। नाउ कम बैक टू अवर दिस फार्म लॉ। फार्म लॉ की जो एजुकेशन है, ये मुझे लगता है कि आज के डेट में ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस, कि कोविड एंड हेल्थ मैनेजमेंट इन उत्तर प्रदेश एंड इन पंजाब एंड इन उत्तराखंड, जहाँ चुनाव होने, इट विल बी अ बिग फैक्टर, क्योंकि पब्लिक मेमोरी में ये अलाइव है, ये अभी मिटा नहीं है और अभी चल ही रहा है, इट्स ऑन गोइंग। अभी अक्टूबर में अगर खुदा न खास्ता अगर थर्ड वेव आती है, अब समझ सकते हैं चुनाव किस तरफ से चले जाएगा। जवाब देना भारी पड़ जाएगा मुझे लगता है, सभी जितने भी नेता हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के हैं चाहे अपोजिशन के हैं। ठीक, तो विजय जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। विजय जी, इनका मूल्यांकन यही कहता है कि चलिए ठीक है, ओवैसी क्या तैयारी कर रहे हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या है, जो सबसे बड़ा फर्क डालेगा वो ये बात डालेगी कि उस वक्त लहर किस चीज़ की चली। अगर मान लीजिए कोरोना के समय में मिसमैनेजमेंट की बात को विपक्ष या ओवैसी समझाने में कामयाब हो जाते हैं जनता को, तो इससे आपको सीधा नुकसान होगा। हम तो चाहते हैं कि ये चुनाव दोनों बातों पर ही हो जाए, किसान पर ही हो जाए, ये तो हम चाहते हैं। और ओबीसी बड़ा अच्छा काम करेंगे, अगर किसानों की बात लेके आए तो असलियत सामने आएगी और इनको पता भी लग जाएगा किसान किसके साथ। किसान का मुद्दा चले तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और अगर कोविड की बात चलेगी तो उत्तर प्रदेश ने पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाया है, हिंदुस्तान का तो कहना ही क्या है। जिन हालातों में कोविड आया था, जिस तरह से वो फैला था, जिन हालातों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और जिस तरह उसको संभाला है योगी जी ने, वो एक अपने आप में एक इतिहास है। पूरी दुनिया इसको समझती है और पूरा उत्तर प्रदेश उसको समझता है। जिस तरह उन्होंने हैंडल किया, ये कुछ भी करें उससे कुछ नहीं, लोगों तक सुविधाएं पहुंची है। अब आप अभी देख लीजिएगा, 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार 2 महीने से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है और दिवाली तक देगी। ये संभव था क्या किसी और सरकार में? कभी संभव था, कभी ख्वाब में हो सकता था ये? अभी हमारा जो टारगेट है, हमने पूरे लोगों को वैक्सीनेट करना है दिसंबर, वो हमने 21 जून को करके दिखा दिया। 21 जून को 88 लाख लोगों को लगा के वैक्सीन, माने 1 करोड़ तो हो ही गया। और अब कितनी देर लगना है हमको? हमारा वैक्सीन भी उपलब्ध है, प्लस में थी 21 जून को हर स्टेट में प्लस में वैक्सीन थी, उसमें इन्होंने धोखा दिया, वो भी सामने आएगा कि दिल्ली कुल 77,000 लगा रही है, जबकि हिमाचल 1 करोड़ 14 लाख लगा रहा है। जरा देखिएगा, सॉरी 14 लाख, ये लग रहा है 77,000 और वो लगा रहा है 1,14,000। देखिएगा, पंजाब में भी 80,000 लगे। तो इन लोगों ने, जितने कांग्रेस से 1 लाख के नीचे रहे ये लोग, ममता जी के पास 27 लाख वैक्सीन थी, कुल 3,24,000 लगाई। तो ये कोरोना की चीज तो आ जाए ना सामने, मजा आ जाएगा उसमें। तो हम तो कोरोना में जितनी सेवा की लोगों की, भारतीय जनता पार्टी, इनकी पोल खुल जाएगी। तो ये सामने आएगा। इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं, वैक्सीन के खिलाफ हरकतें की। ये सामने नहीं आएगा कि सापा ने बोला से लोग नपुंसक हो जाते हैं। ये सामने नहीं आएगा कि ये वैक्सीन लगाऊंगा, ये वैक्सीन तो बेकार है। ये आएगा नहीं क्या? इनका अध्यक्ष बोल रहे थे सपा के, ये सब चीजें सामने नहीं आएगा कि प्रियंका राहुल गांधी घर बैठे बैठे वक्तव्य देते रहे। तो इसमें तो सिर्फ हमारा ही कार्यकर्ता लगा रहा। तो हम चाहते हैं वैक्सीन पे हो जाए, हम चाहते हैं किसानों पर हो जाए, किसानों की बात भी ये सामने आ जाए कि किसने सबसे ज्यादा आज तक मूल गन्ना किसान का पे किया, ये सामने आ जाए। किसने किसानों को सम्मान निधि दी है, ये सामने आ जाए। किसने 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया है 27 फसलों का, तो किसने कटाई मिलने चालू की है, सामने आने दो ना चीजें। अब गरीब किसान तो हमारे साथ है, इसीलिए हम कृषि बिल हमारे लिए किसानों के लिए अमृत समान है। हम इसलिए हटे नहीं, हमने अपने प्रिय सहयोगी दल को भी छोड़ा।
और हम अभी भी नहीं हटेंगे, क्योंकि कृषि बिल जो दलालों को काट रहा है, जो मंडी के जो माफिया है उसको समाप्त कर रहा है, उससे किसान प्रसन्न हो रहा है। किसान आज तुरंत खाते में पैसा लेके घर वापस जा रहा है 24 घंटे में, 48 घंटे में। तो कभी हुआ ही नहीं। कभी जाके लोग आप देखिए सही, किसानों से पूछो खेत पे जाके, इनको छोड़ दीजिए उनके नेताओं को जो यहाँ के इकट्ठे हो जा रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है। किसानों पर चुनाव हो जाए साहब, बड़ी अच्छी बात है। ओबीसी जी आएंगे, किसानों पे होंगे, हम उनकी किसानों पे बोल के मदद करेंगे, आइए किसानों को होने दीजिए। और अगर कोविड पर हो जाए तो ये सामने खाता आएगा, पूरी दुनिया का आएगा, पूरे भारत का आएगा, तब पता लगेगा उत्तर प्रदेश ने क्या किया, सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की छवि रही है, और क्योंकि उनके भाई ने ट्वीट किया है तो उनकी छवि तो और ज्यादा कहीं ना कहीं विवादों पर अक्सर घिरी रहती है। आप इसका भी लाभ ले सकते हैं क्या कि जिस तरह से उनकी एक कट्टर छवि लगातार पेश की जाती रही है? तमाम विपक्षी दलों ने यही कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं वो कभी भी राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं। क्या इसका लाभ आप चुनाव में ले पाएंगे अगर वो आपके खिलाफ मैदान में उतरते हैं? इसका लाभ एक अपने आप में एक लाभ है जो अपने आप ही मिल सकता है। वो ये है कि उनकी पार्टी के नंबर 2 सर्वा उनके भाई एक स्टेटमेंट दे रहे थे। अगर हम आपके आदि होगा वैसे तो बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहे थे कि अभी तो हम कुल इतने ही हैं 20 करोड़ या कुछ, जिस दिन हम 35 करोड़ हो जाएंगे उस दिन बताएंगे हम। इसका क्या मतलब है? आप एक कौम को चैलेंज कर रहे हैं, आप अभी से धमकी दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को इसलिए इकट्ठा कर रहे हो कि हम लोग साजिश चलाएंगे और हिंदुओं को बर्बाद करके दिखा देंगे। ये हरकत जो उन्होंने की है, ये क्या सामने नहीं आएगी लोगों के? हो सकता है सापा उनकी भी ये बात छुपाने की कोशिश करे ताकि हिंदू इकट्ठे ना होने पाए, तो सापा कोशिश करेगी उस स्टेटमेंट को दबाने की। तो तुम्हें सापा ओबीसी की मदद कर सकती है उस स्टेटमेंट को दबाने में, लेकिन वो तो सामने आएगी। अब जो आप कह रहे हैं तो संभावना है उस बात की, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, पैसा हो या न हो। हमने आपसे पहले कहा कि हम तो चाहते हैं चुनाव विकास के ऊपर हो जाए। जो हमने करोड़ शौचालय बना दिए हैं गांव-गांव में, वो बात सामने आए। जो हमने लाखों मकान गरीबों को दे दिए वो सामने आए। जो हमने किसानों को देवगन मूल्य दिया है, मंडी माफिया को हमने मुक्त कर दिया है, ये सामने आए। उनके खातों में सीधे पैसा जाता है, ये सामने आए। बाकी सड़कें, एम्प्लॉयमेंट, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, ये तो सब आज की बातें हैं। लेकिन फिलहाल ये है योगी के नेतृत्व में हम बिल्कुल आश्वस्त हैं और वही 300 प्लस रिपीट करके दिखाएंगे। ठीक, योगेश जी, जिस तरह से इन्होंने अपना विश्लेषण किया और ये बिल्कुल निश्चिंत दिखाई दे रहा है, इनका ये कहना है कि अगर ओवैसी आते हैं तो बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर वो तमाम उन चीज़ों को लेकर आते हैं जिसको लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं, या कई बार ये भी कहा जाता है कि बहुत ही बेबाक हैं, चलिए ठीक है, उनकी अपनी एक व्यक्तिगत सोच है, उनकी एक पार्टी लाइन है जिस पर वो खुलकर बात करते हैं, क्या इसका फायदा अन्य दलों को होने वाला है? क्योंकि देखिए, जब जब ध्रुवीकरण की बात होगी तब तब 2 पार्टियों का नाम सबसे ज्यादा ऊपर आएगा। इससे क्या दूरगामी परिणाम पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और जब 2022 के चुनाव होंगे क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है? देखिए, मैं जब भी पोलराइजेशन की बात होती है जैसे हम कर रहे हैं, तो लेट्स टेक वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने जितना पोलराइजेशन या जितना एम फैक्टर को सेंटर स्टेज में लाना था लेके आई, और जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं, जैसे आपको पता हो, जैसे मैंने आपको बताया 25 से 30% वोटर इधर हैं वेस्ट बंगाल में, वो एकदम शिफ्ट करे टीएमसी की तरफ, ममता की तरफ को। और यही रीजन है कि ममता का जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज हो गया जो उनके पास आया वो करीबन 40+ हो गया और वो सरकार बना गए। नाउ लेट्स कम बैक टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक, जहाँ पे 20% करीबन मुस्लिम है, जो कि सिर्फ अर्बन नहीं, रूरल और अर्बन और सेमी अर्बन हर जगह ही है, उनका स्प्रेड है, लेकिन वो कोई एकदम बहुत सिंगल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है किसी भी डायनामिक को या किसी भी उसको चेंज करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी पोलराइजेशन की कैंपेन होती है तो उसको काउंटर प्रोडक्टिव ना हो, या मतलब ये कहिए कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी वो उन लोगों के लिए जो थोड़े फेंस सिटर्स हैं, विच मीन जो ओवैसी की एंट्री है इससे और टेम्परेचर बढ़ेगा और ज्यादा पोलराइजेशन की बात होगी और मुस्लिम बढ़ेगा। तो इससे बीजेपी को तो फायदा होगा, देखो एक आदमी आ गया कितना जोर से बोल रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एक आग में घी का काम हो रहा है। मतलब क्या है, इतना इंटेंसली पोलराइज हो जाएगा पूरा माहौल कि बेचारे कांग्रेस और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी और इवन समाजवादी पार्टी, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी कि हाउ टू वो मुस्लिम वोटर। अगर वो पोलराइजेशन के गेम में रहे सारी पार्टी, बीजेपी एक्सक्लूडिंग बीजेपी,
और बाकी सारे, अगर वो पोलराइजेशन के लिए रहे तो दे विल बी ए लूजर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। दे हैव टू कम टू डेवलपमेंट, कोविड एंड अदर रियल इश्यूज। अगर वो गलती से पोलराइजेशन में चले गए तो फिर आप देखिए, क्योंकि एक हिंदुत्व की बात करेगी बीजेपी और मुस्लिम फैक्टर की चलिए ठीक है। तो जिस तरह से योगेश जी आप अपनी बात को रख रहे थे, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर टिप्पणी लेंगे विजय जी से। देखिए, जो अभी हम ब्रेक से पहले जिस चीज के बारे में बात कर, हेलो जी, ब्रेक बोलिए से बोलिए। पहले जिस चीज के जी, हम सबसे जो एक इम्पोर्टेंट चीज, दो एस्पेक्ट हैं पोलराइजेशन के, जिसके मैंने अभी आपको बताया। ओवैसी जो होंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव रहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और बसपा के लिए भी, या बाकी जो भी पार्टीज हैं, लो रीजनल पार्टी। लेकिन फॉर बीजेपी वो एक मतलब एक लाइन और ड्रॉ तो करेंगे, प्लस शायद हो सकता है वोट स्प्लिट करें, जो कांग्रेस का वोट रहेगा, जो समाजवादी पार्टी का वोट रहेगा, वो शिफ्ट करें। तो मतलब क्या होगा, जो ओवरऑल वोटिंग होगी वो स्प्लिट हो रही है, तो सकते हम देखने का। लेकिन अगर हम बीजेपी के इंटरनल अपनी जो प्रॉब्लम चल रही है, लीडरशिप को लेके, टिकट को लेके, जो एमएलए की नाराजगी है, जो बाकी इश्यूज हैं, कोविड की बात हो रही है, तो कोविड में अभी 3 करोड़ दवाइयां दी गई हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या करीबन 22 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगले साल तक या जब तक चुनाव रहेगा, जब तक आचार संहिता लगेगी, तब तक कितना काम हो पाएगा, ये मतलब एनीबॉडीज गेस है। तो मेरा मानना है कि ये इतना लॉफ्टी पिक्चर हम ले लें कि ओवैसी साहब आए हैं और चुनाव जो है बहुत ही स्मूथ रहेगा, बीजेपी इज ऑन इट्स वे टू हैव ए लार्ज मैंडेट। मुझे लग रहा है कि हम ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स गणित को, उस कॉम्प्लेक्स पूरा मैट्रिक्स को उत्तर प्रदेश के चुनाव का। आपको पता होगा कि बीजेपी के संगठन के लोग कितने क्या फीडबैक आ रहे हैं, संघ का फीडबैक क्या आ रहा है, और कितनी रोज मीटिंगें चल रही हैं। आज इनफैक्ट कल, आज अभी 3-4 दिन अभी पूरा चिंतन, पूरा मीटिंग चल रही है सारे उससे। तो मुझे नहीं लगता ये इतना सिंपल उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। इसमें कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर। वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी ने बहुत कुछ सीखा है। जितना मैं खुद बीजेपी कवर कर रहा हूँ मोर देन 10 ईयर्स, मुझे पता है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद बीजेपी ने बहुत सारे रिव्यू करे हैं पार्टी स्ट्रैटेजीज में, इलेक्शन स्ट्रैटेजीज में, कई सारी चीजों में। उन सब चीजों को हमें देखने को मिलेगा पूरा का पूरा जब इलेक्शन कैंपेन। अच्छा योगेश जी, मान लीजिए कि एक तो अभी अनुमान ये है कि ओवैसी आएंगे, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक आप छोटी से एक आप यहाँ पर कल्पना कीजिए कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ या बसपा के साथ अगर उनकी विचारधारा मिल जाती है और वो ये तय कर लेते कि हम दोनों पार्टियां मिलकर ही चुनाव मैदान में एक साथ उतरते हैं, इससे फिर क्या समीकरण यहाँ पर बदल सकते हैं क्या? देखिए, ओवैसी साहब जो है बहुजन समाज पार्टी ने क्लियर कर दिया है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। उन्होंने ट्वीट करा बकायदा। उन्होंने पंजाब में शायद से करा है, अकाली दल से करा है, वो उनका पैक्ट रहेगा। पंजाब विल गो सोलो, और यही बात वो उत्तर प्रदेश के लिए कह रही है। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी में। समाजवादी जो पार्टी उससे पहले बसपा से टाइप करा था, अलायंस करा था, और उसके बाद कांग्रेस से जो करा था, उसके बाद आपने देखा है कि कैसा उनका वो रहा है। मेरा मानना है कि अगर एक ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई जैसे पूरा एक महागठबंधन टाइप की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट 1-2-3 महीने में बनती है, तब शायद कोई बात हो सकती है। अकेले ओवैसी साहब अकेले, मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े या उनकी पार्टी इतना बड़ा कोई करिश्माई नेता ओवरनाइट या नेक्स्ट 3-4-5-6 मंथ ला सकती है जो इतना बड़ा इम्पैक्ट करे पॉलिटिकल कॉन्शियस को उत्तर प्रदेश की। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि यूपी में अब पूरा डायनेमिक चेंज हो गया। मैं नहीं मानता यूपी में जो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं बीजेपी के लिए वही सबसे ज्यादा सरदर्द वाले रहेंगे। हाँ, ओवैसी के आने से थोड़ा उन्हें एहसास लगेगा, चलो अच्छा है, थोड़ा मुस्लिम वोट कट जाएगा। ठीक, हमारे साथ यहाँ पर विजय जी लगातार जुड़े हुए। विजय जी, जिस तरह से यहाँ पर ओवैसी की एंट्री की बात हो रही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है ध्यान देने की कि 403 सीटों में से 75 ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। क्या उनके हिसाब से भी आपने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी कि कोई भी आए, कोई भी जाए, हम इन सीटों पर अपने प्रबल उम्मीदवारों को उतारेंगे और हम यहाँ पर भी अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे?
हमने एक बात कही थी, मुझे लग गया मैं हूँ लाइन पर। जी, मैं हूँ लाइन पर क्या? जी जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ही कह रहा हूँ कि आप जो 75 सीटों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, और उनमें ऐसा भी होता है कि माइनॉरिटीज के वोट इकट्ठे एक ही जगह पड़ते हैं, और कभी वो डिवाइड भी होते हैं। कांग्रेस से दूर हटी गए हैं वो, कांग्रेस को वोट देना उन्होंने पता नहीं क्यों बंद कर ही दिया है, तो वही जाने। इसलिए उस वोट की लड़ाई में अभी जो बासापा और सपा के बीच में होते थे वो भी होके देख लिया, और जो कांग्रेस के साथ डिवाइड होते थे वो भी होके देख लिया। अभी ये बतला रहे थे जो, तो आपने देख लिया होगा, इससे पिछले वाले विधानसभा चुनाव में इन्होंने अच्छी तरह से पैक्ट करके अच्छी तरह से कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, दोनों ही विरोधी में, और दोनों का सत्यानाश हो गया। लोकसभा में फिर इन्होंने बासापा के साथ लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। उसमें क्या हुआ, उनकी वही 5 सीटें रह गई जहां पर उनके अपने खुद की जाति के बहुत वोट थे और मुसलमानों का समर्थन था। वही 5 सीटें बची परिवार की, 2 मुस्लिम सीटें और 3 परिवारों की सीटें। 80 में मुरादाबाद, संभल और रामपुर, 3 ये बची और 2 आजमगढ़ बची उनकी और इटावा। तो आप इससे समझ लीजिएगा कि ये समीकरण इनके सारे फेल कर चुकी है जनता। सारे समीकरणों को चौपट कर दिया है। कांग्रेस के साथ मिलके देख लिया, अब मुसलमानों को लेके साथ जीत नहीं पाए। बसपा के साथ मिलके दे गया तो फिर गया कहाँ? मुस्लिम जो है, अब जो हम आपसे भी कह रहे थे, काफी कुछ मुस्लिम जो है अब वो समझने लगा है कि अब उनको यूज करना आसान नहीं होगा सबको। तो उनमें से बड़े छोटा सा ही संख्या सही, लेकिन उन एरियाज में भी अब वो मुस्लिम वोट जो इनसे समझ गया इनको राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, मिलने लगा है, और फिर मिलेगा, वो नहीं हट सकता। क्योंकि जब हमने सबका साथ सबका विकास का नारा किया तो हमने ये नहीं देखा कि गैस मुस्लिम के घर में जा रही कि हिंदू के घर में जा रही, कभी नहीं सोचा। हमने जब उनका पैसा बटा, गरीब किसान हो तो जो चाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस तबके का हो उसको बराबर से मिला। और ये सबका आपको इंटरव्यू में कई टीवी में दिखाई भी दिया, जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम लोगों ने आके बोला हमको गैस मिली, जी हाँ मैं यहाँ शौचालय बना। तो ये सारी बातें अब सामने हैं, वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं करती है। जो ये लोग कर रहे थे वो अभी उल्टू सीधा इनका होने वाला नहीं है। हाँ, ओवैसी आएंगे और वो आके जरूर थोड़ा बहुत असर डालेंगे, बांट लेंगे ये लोग थोड़े बहुत वोट जो करते हैं उन लोगों के। उन 75 सीटों पे भी काफी सीटें हम लोग जीत जाएंगे इस तरह, और काफी सीटें बसपा को भी फायदा हो सकती है उन सीटों के ऊपर, क्योंकि अभी बसपा से मुस्लिम दूर नहीं हुआ है। ये आप अभी जान के देख लीजिए कि लोकसभा में प्रमाणित हो गया, 10 सीटें जीत के आई है लोकसभा की पार्टी बसपा। 10 सीटें जीतना लोकसभा में आसान नहीं था बसपा के लिए। ये वही समीकरण है जिसने बसपा को 10 लोकसभा सीटें जिताई हैं और सपा को एक तरफ फेंक दिया उसी मुस्लिम वोटों ने। इसलिए हम समझ रहे हैं क्या हमें कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं दिखाई दे रहा, कहीं से भी नहीं। ओवैसी आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आ जाए तो भी ठीक है, हमारे लिए कहीं कोई असर नहीं है, क्योंकि हमारा वोट तो गरीब का है, किसान का है, और उन सब लोगों का है जो राष्ट्र प्रिय हैं, शांति प्रिय हैं, जो अपराधी तंत्र से दूर रहना चाहते हैं। और कौन सा मुसलमान भी अपराधी तंत्र में नहीं जीना चाहता है, पर कुछ लोग हैं जो उसके अपनी गुंडागर्दी करके, दादागिरी करके, गैंग बना के उस क्षेत्र को इकट्ठा करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, इस तरह वो तैयार करते हैं। क्या मुस्लिम भी शांति से रहना चाहता है? वो भी साथ नहीं देगा, नहीं देगा। तो जिस तरह से आपका यहाँ पर अनुमान है कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन एक अनुमान तो आपको ये भी होगा ना कि जिस तरह से एमवाई समीकरण की बात लगातार उत्तर प्रदेश में होती आई है, इससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है कि अगर वो उनके साथ नहीं जाते हैं ओवैसी, तो क्या इससे समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा? तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, आपको फायदा तो फिर अंत में पहुंचेगा ही। विजय जी जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमवाई समीकरण की बात होती रहती है, ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के समीकरण को साधने की कोशिश में है, लेकिन अगर ओवैसी की एंट्री हो जाती है तो निश्चित रूप से उनके किले में सेंध लगेगी, तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही आपको तो इसका फायदा मिलेगा ना अंत में। ये अगर एमवाई समीकरण का तो मतलब टूटेगा ही ना थोड़ा बहुत, तो निश्चित रूप से आप कह रहे हो। हमने अभी भी बताया था कि जो ये 5 लोकसभा सीटें जीते हैं सिर्फ एमवाई समीकरण में है,
अगर आप अभी उसका देखेंगे जो पिछली 5 लोकसभा सीटों की, तो हम आपको अभी भी फिर बता दें, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये प्योरली एमआई समीकरण है। संभल तो वही है पूरे का पूरी तरह से। अगर आप फिर देखेंगे, इटावा जीते हैं और आजमगढ़ फिर एमआई समीकरण है शुद्ध। इसके अलावा क्या एक सीट जीत पाए क्या? ये कहीं नहीं जीत सके। तो माने जनता ने तो उठा के फेंक दिया ना इनको, मुसलमानों ने भी फेंक दिया है। अब उनको ये समझ रहे हैं कि सपा उनको यूज करके अपना फायदा उठाती है, भले कुछ भी राष्ट्र का नुकसान हो, भले प्रदेश का नुकसान हो। और हम आपको 3 से 70 में भी आज बता रहे हैं, मेरे कितने मुस्लिम दोस्तों से और मिलने वालों से बातचीत होती है, वो कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते, हम तो चाहते कश्मीर हिंदुस्तान में रहे, 3 से 70 हट गई तो हम तो खुश हैं, हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो गया है। राष्ट्रवादी मुसलमान भी 370 पर खुद है। इसीलिए अब आप देख रहे होंगे कांग्रेस बैकफुट पे चली गई 370 में। कुछ दिन तक चिल्ला रही थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने जब मीटिंग अटेंड करी तब 370 की चर्चा नहीं की। फारूक अब्दुल्ला 24 घंटे 370 की धमकी देते थे, हम चीन से मदद लेंगे, वो भी एक लाइन कह के हट गए कि वो सुप्रीम कोर्ट में मसला है, वहां देखेंगे। इससे आप समझ लीजिए कि मुसलमानों ने भी उनको जता दिया है कि आप 370 का लाभ नहीं उठाओगे, लाभ नहीं उठाएंगे ना आपको मिलेगा। और जबकि कांग्रेस ये समझ रही थी कि हम 370 का विरोध कर देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएगा हिंदुस्तान का, वो हुआ नहीं। तो कांग्रेस ने बड़ी देर से समझ पाई और शायद युवराज तो अभी न समझ पा रहे होंगे। तो 370 इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ, अब वो मुस्लिम नहीं रहा, कट्टरवादी जो था सोचने लग गया है, अपनी खुद की सोच पैदा उसकी हो गई है। और अब ये मदरसों में भी उस तरह की ब्रीड पैदा नहीं कर पाएंगे जो कुछ लोग कट्टर लोग पैदा कर रहे थे, क्योंकि मदरसों की जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे वो पोल खुल गई उत्तर प्रदेश में, कितने सारे मदरसे बंद हो गए हैं। तो वो दूसरा मुस्लिम जो नहीं चाहता था ऐसी हरकतें, जो मदरसे कर रहे थे देशद्रोही हरकतें, वो मुस्लिम खुश है। इसको समझना होगा सब लोगों को। और ये फिर चुनाव के नतीजे में सामने आ जाएगा कि कितना चाहने लगे हैं लोग मोदी योगी को, मुस्लिम लोग भी। तो उन क्षेत्रों में भी ओबीसी को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, वो सपा का जो वोट बैंक है वो थोड़ा बहुत काटेंगे, तो सपा की परसेंटेज कम हो जाएगी, हमारी जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। ये फायदा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर अनुमान लगाया इन्होंने योगेश जी की अगर ये आते हैं, अगर अपनी बातों को रखते भी हैं, तो इससे नुकसान विपक्ष को ज्यादा होने वाला है, क्योंकि उनके वोट बैंक में सेंध लगेगी। बीजेपी का अपना वोट बैंक मजबूत है, जो प्रोग्रेसिव सोच के मुसलमान है वो बीजेपी के साथ है, इनका ये मानना है। चाहे वो 370 का मसला रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला रहा हो, इससे जो प्रोग्रेसिव सोच के मुसलमान है वो बीजेपी के फैसलों से खुश हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आकर दम भरने से कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि देखिए, संगठन की बात तो होगी ना यहाँ पर। अगर 100 सीटों पर आप उतरना चाहते हैं, 100 सीटों पर आप अपनी जीत चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा राज्य है, इसमें 75 जिलों के अंदर हर जिले में आपका कार्यालय होना जरूरी है, आपके कार्यकर्ता होना जरूरी, क्योंकि चुनाव प्रचार तो आपको करना पड़ेगा ना, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर से तो यहाँ पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ जानबूझकर समीकरणों को बिगाड़ने की कोशिश है, या वास्तविकता में धरातल में जाकर वैसी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमने बिहार इलेक्शन में हमने एक चीज देखी थी कि कैसे ओवैसी साहब ओवरनाइट वहां पहुंचे, उन्होंने लोग इकट्ठे करे, उन्होंने पैसा इकट्ठा करा, फंड्स आए और सबने चुनाव लड़े। अब आप उन्हें किसी की बी टीम माने या उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज से सारा कुछ करा, आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप एंटी नेशनल है, क्योंकि वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। वो राष्ट्रवाद वाले काट में हम नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पावर मांग रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, जो उनका एक नॉर्मल लेजिटिमेट राइट है। अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चाहे 70 है या टोटल जितनी भी सीट वो लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें आदमी ढूंढना या संगठन खड़ा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। आप लोग तो आप निकाल सकते हैं कि भाई ये लोग हैं जिनको हम टिकट दे रहे हैं, लेकिन वो खुद कितने काबिल हैं, संगठन क्या है उनका, वो कितना लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और दूसरा, जाहिर सी बात है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और बहुजन समाज पार्टी हो, वहां से भी वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो जो बीजेपी के लिए सबसे आसान या सबसे बढ़िया बात ये होगी, क्योंकि सीट में भी किसी मुस्लिम को टिकट देना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी भी है जो कि अच्छी भी है। आपने कोई मुस्लिम को टिकट देना नहीं है और बाकी लोग सभी मुस्लिम को टिकट देंगे, तो जाहिर सी बात है वोट तो उन्हीं का कटेगा आपको। और वहां जो हिंदू पॉपुलेशन है, जो हिंदू वोटर्स है, वो ऑटोमेटिकली वो एकदम शिफ्ट कर जाएंगे बीजेपी की तरफ। ये थ्योरेटिकल मैट्रिक्स है
वोटिंग पैटर्न का जो पॉसिबल होगा उन सीट पे जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज्यादा संख्या में है। अब बहुत ज्यादा संख्या एज एन कितने बूथ हैं उसमें माइक्रो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन एक जो पॉसिबल सिनेरियो रहेगा वो यही रहेगा कि जो बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करा है, समाजवादी ने भी वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करा है और ओवैसी साहब भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस भी। तो इट विल बिकम ए वेरी स्मूथ मतलब उन सब के लिए तो बहुत जबरदस्त फाइट हो जाएगी और इसका शायद लाभ बीजेपी को मिले उन 70 सीटों में भी। लेकिन मैं बार बार एक चीज को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि हमें उत्तर प्रदेश के वोटर है उनकी पॉलिटिकल मेच्योरिटी को, जो पिछले 5 साल में हुई है, जो पिछले 2 साल में है, जो कोविड में है, उसको हमें छोटा नहीं आंकना चाहिए। उनका अपना भी एक एनालिसिस होगा, उनका अपना भी एक इंडिविजुअल पूरा एक ओवरव्यू होगा गवर्नेंस को लेके। क्या डिलीवरी गवर्नमेंट की बिल्कुल पीक लेवल पे रही जिसको कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? जैसे अभी सर ने बोला कि कोविड में चुनाव हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। मेरा मानना है कि अगर कोविड में चुनाव हो जाए तो ये बड़ा टफ भी हो सकता है। इट कैन स्विंग बोथ वेज। जी, तो इनका मतलब जिस तरह से इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है तो यहाँ पर संगठन के स्तर पर इनको काम करना ही पड़ेगा। एक सवाल आपसे और भी है कि अगर इनकी एंट्री के बाद देखिए बीजेपी तो ये बोल रही है कि हमको कोई रणनीतिक परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि जो हमारा वोट बैंक है वो हमारे पास रहेगा। समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस को क्या अपनी रणनीति अब यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी? क्योंकि जिन उम्मीदवारों पर ये दांव लगा सकते थे हो सकता है कि वो छिटक कर इनकी तरफ चले जाएं। नहीं, मैं छिटकने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, जो ये ओबीसी के आने से जो सबसे बड़ा दिक्कत होगा पूरे पैक में वो होगा समाजवादी पार्टी को, वो होगा कांग्रेस को, वो होगा बहुजन समाज पार्टी को। क्योंकि ये तीनों पार्टीज का एक बड़ा एम्बाई फैक्टर, जैसे आपने खुद ही जिक्र करा, एम्बाई फैक्टर उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी के लिए। अब वो एक संतुलन बनाना, क्योंकि कोई उनका मुस्लिम कैंडिडेट जो भी होगा वो यहाँ एक ओवैसी साहब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमें बस बीजेपी को हराना है। उनके लिए तो अभी ओवैसी दुश्मन भी नहीं है, जबकि देखा जाए तो इंटरनली डीपली कोड करा जाए तो वो कितना बड़ा उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो इलेक्शंस होते हैं, मैं हमेशा बार बार यही कह रहा हूँ, इलेक्शन सिर्फ एक वेव पे चलते हैं, एक धुन पे चलते हैं, एक लय पे चलते हैं। अब वो अगर बसवर्ड बन जाए तो वो पूरा एक मूड सेट करती है और वो जो मूड होता है उसमें फिर कंट्रोल नहीं रहता। अब वेस्ट बंगाल का चुनाव हम देख लें तो वेस्ट बंगाल के चुनाव में जो भी कुछ हुआ, जितना भी पोलराइजेशन हुआ, जितना भी बीजेपी ने वहां काम करा, ममता बनर्जी को बैश करा, जितना भी ओवर हीटिंग रहा, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स में टर्म होता है ना, एक ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी, ऐसी मैं बोलता हूँ कि इट वॉज लाइक ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन होता है। बिल्कुल, कितनी ओवर हिटिंग यूपी में होती है उस पर कई सारी चीजें तो उसी पे डिपेंड कर जाएंगी। कितना एग्रेसिवली बीजेपी खेलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जितना मैंने देखा है वो अभी बिल्कुल बूथ स्तर पे, पन्ना स्तर पे, दूध पालक, पन्ना प्रमुख सबकी एकदम रेविंग अप ऑफ इंजन शुरू हो चुका है यूपी में। अभी बाकी लोग तो अभी सोच ही रहे होंगे कि क्या करना है, ये किसको लड़ाना है। जितना मैं जानता हूँ आरएसएस संगठन को, जितना बीजेपी के बिल्कुल ऐसे पीक पे चल रहा होगा हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा यूपी में। हु हैज द बिगर ऑर्गेनाइजेशन, हु हैज द पॉलिटिकल मसल एंड हु हैज द हेफ्ट ऑफ लीडरशिप। ये 4 फैक्टर हैं जो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से इन्होंने मूल्यांकन किया कि ज़्यादा समस्या बीजेपी को नहीं होने वाली है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो रही है इस चर्चा के बाद कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण अब रफ्तार पकड़ेगी और उत्तर प्रदेश की सियासत में अब गर्माहट आएगी। तो आपके पास तमाम मुद्दे हैं, आप 370 की आप बात कर सकते हैं, आप राम मंदिर की बात कर सकते हैं, आप एनआरसी की बात कर सकते हैं। तो क्या अब इन मुद्दों को लेकर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाएंगे या अब आप इनसे बचना चाहेंगे? क्योंकि अगर ध्रुवीकरण होता है, अगर आपका भी वोट बैंक कहीं ना कहीं अगर शिफ्ट होता है तो इससे चिंता तो आपको भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि 75 सीटें हैं, उनको भी आप दांव पर तो नहीं लगा सकते हैं। विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे, जो हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास,
हम उसी पर चलेंगे, वही हमारा नारा रहेगा और वही हमने क्या किया 5 साल में योगी जी के शासन में, वही हम प्रमाणित कर देंगे। और उसके ऊपर जैसे श्वेत पत्र जाएगा, लोगों को सारी यादें ताजा हो जाएंगी जो 5 वर्ष में किया है। लेकिन अभी जो बोल रहे थे, इनका मूल्यांकन बहुत सही था, क्योंकि हमको संगठन का निश्चित रूप से भारी फायदा है। संगठन में हम गांव-गांव में सब लोगों से सर्वोपरि है। हमारे पास नेतृत्व बहुत बेहतर है, क्योंकि ये लोग कभी भूल सकते हैं जो सपा के अध्यक्ष ने अपने पिता सपा के पूर्व अध्यक्ष के साथ किया है। आखिर ये जनता हिंदुस्तान की, आप अच्छी तरह जानते हैं, भावनाओं से बहुत जुड़ी रहती है और ये भावना अभी देखने को मिल गई। उन्होंने अपने पिताजी के साथ जो अन्याय किया है वो लोगों ने सबने देखा है। तो मेरा कहना नेतृत्व और वैसे भी जो अपराधीकरण बढ़ाया था उन्होंने उसको खत्म कर दिया है, तो काफी कम कर दिया अपराध तंत्र को। जनता को साथ मिली है, शांति मिली है, राहत मिली है। तो हमको ये नेतृत्व हमारे पास सबसे अच्छा है, संगठन हमारे पास सबसे अच्छा है, हमारा काम सबसे अच्छा। भ्रष्टता का 0 चार्ज है, कोई चार्ज आज योगी या मोदी पर कोई लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता, मुंह से बोल नहीं सकता। तो ये लोग जो भ्रष्ट के जितने चार्जेस थे और जिसके ऊपर जनता देख रही थी और पकड़े भी गए ये लोग, इनके उप मुख्यमंत्री सपा गया। मैं इसलिए सपा का जिक्र ज्यादा कर रहा हूँ कि प्रमुख विरोधी दल इस समय वही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हालांकि ये आश्चर्य नहीं होगा अगर अगली चुनाव में सपा प्रमुख विरोधी दल हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन सपा की बाद में अब उनके उप मुख्यमंत्री है, 70-80 आपराधिक केस में जेल है, भ्रष्टता में जेल है, भर्ती करने में उनको मतलब आप देख ले सारा का सारा भर्ती कर डाला बिना नियम कानून के, सारे जल लोगों के जमीनें कब्जा कर डाली। तो ये सिर्फ अकेले उप मुख्यमंत्री की स्थिति नहीं है, इनके पूरे ऊपर से नीचे तक के तंत्र की स्थिति है। समांतर सरकारें इनके विधायक और इनके जिलाध्यक्ष चला रहे थे, थाने में रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही थी, लोग लिखने जाए तो बोले पहले विधायक जी से कहलवाइए, फोन करवाइए थानेदार। ये सब जो हो रहा था वो सब बंद हो गया है। तो जनता ये देखेगी कि शांति किसके राज में है, विकास किसके राज में है। जनता ये देखेगी कि मदद उनको किसके राज में मिली है, कब खातों में पैसा कब गया है, गरीबों को राशन कब मिला है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। तो ये सारी बातें तो सामने आएगी ना। मैं कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा ना भी कर रहे हैं तो अपने आप बोलेगा हमारा काम को। बाकी ये जिस चीज पे आएंगे उसी चीज में मार खाते चले जाएंगे। अगर ये इसको धर्म के आधार पे बांटने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम वोट इनको मिल जाए एक तरफा, धर्म की भी बात आएगी तो धर्म में ये जो चाहे करें, ध्रुवीकरण करना तो यही चाहेंगे, हम तो नहीं चाहेंगे ध्रुवीकरण करना। राम मंदिर का सवाल इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 400 वर्षों से हमारी आस्था का प्रश्न था, हमारी मतलब सनातन धर्म के लोगों की, मानने वालों की, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी आस्था का प्रश्न था। उस प्रश्न पर भी सवाल उठाए गए। अब उसके बाद देखिए ये सपा ने तो जितना विरोध करना करा, गोली चलाई, चलती रही, ठीक है। तो कांग्रेस जैसी संस्था तक ने आखिर तक ये हरकत की कि कपिल सिब्बल साहब ये बोल रहे थे कि इसको अभी रेगुलर सुनवाई मत करो, रोज सुनवाई मत करो। मैंने ये भी विरोध किया। और सबसे बदतर इसका सीन ये देखने को मिला जब सारे संगठनों ने कह दिया था हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, 5 जजेस ने मिलकर जब एक सारी की सारी प्रमाणिक तौर पर ऐतिहासिक रूप से, साइंटिफिक रूप से हर तरह से जब देख के निकाला और निर्णय दिया, उस निर्णय पर भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। ये वही कट्टरवादी मुस्लिम है जो फिर से माहौल खराब करना चाहते थे। ये वही राजनीतिक लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बाद भी मंदिर के खिलाफ गए। तो वो माहौल इसलिए संभला रहा कि योगी जी थे। अगर कहीं आज ये शासन होता उन लोगों का, सपा पार्टी का, तो जाने क्या होने वाला था। क्योंकि इनके राज में अभी लोग भूले नहीं है। मुलायम सिंह के राज में आपको अच्छी तरह याद होंगे 2 भयानक दंगे हुए थे। बदायूं में एक हुआ था और दूसरा कानपुर में हुआ था। इसी तरीके से फिर बाद में भी दंगे, मैं दूसरी बार मुलायम सिंह जाए तब 3 दंगे गंदे हुए, गोरखपुर में हुआ, मऊ में हुआ। तो ये तो मशहूर है उन हरकतों के लिए। अब जनता थोड़ी ऐसे बेवकूफ बनती रहेगी हमेशा। क्या मुझे नहीं समझता है कि दंगे करा देते हैं लोग। हम तो कुछ शांति चाहिए, इसलिए हमें तो सब किसी भी तरह से हमें कोई मुकाबले में उत्तर प्रदेश में चुनाव में दिखाई नहीं देता। और तीनों इकट्ठे हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने अपना विश्लेषण यहाँ पर किया और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी को ओवैसी के आने से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा विजय खेरा जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ध्रुवीकरण होगा तो निश्चित रूप से जो सभी की हित की बात है उसको करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, और अगर राम मंदिर की बात होगी इससे भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म में और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया कि अगर ओवैसी की एंट्री होती है तो सपा, बसपा और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने वाला है, ना कि बीजेपी को यहां पर ज्यादा नुकसान होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।